गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पुनः हम थर्ड ईयर के सेकंड पार्ट के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हमारा चल रहा था फ्रांस की राज्य क्रांति। और इस राज्य क्रांति में हम लोग जो इस क्रांति के कुछ उत्तरदायी कारण थे उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे और स्टेट्स जनरल पर हमारी चर्चा हो रही थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि स्टेट्स जनरल में जो तीसरे वर्ग है यानी जनसाधारण का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो वर्ग अब अपनी गति को किसी प्रकार से रोकने के लिए तैयार नहीं था। और इसी बात को देखते हुए आप देखिए जो 13 जून का दिन था, 13 जून को आबे साइज और कुछ इस तीसरे वर्ग के लोगों ने जो प्रथम दो वर्ग थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग उनके पास अंतिम बार पत्र भिजवाया, उन्हें सादर आमंत्रित किया अधिवेशन करने के लिए और इतना तक कहलवा दिया यदि वो लोग नहीं आएंगे तो तीसरा वर्ग अकेले ही अपना अधिवेशन प्रारंभ कर देगा। इस तरह से आप देखिए एक बहुत बड़ी शुरुआत और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस तीसरे वर्ग के द्वारा उठाया गया था। आबे साइज जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस स्टेट जनरल के अधिवेशन में भी एंड बाद में भी हम देखेंगे फ्रांस की राजनीति में उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अब आप देखिए जब ये 13 जून को ये पत्र भिजवाया गया और इस तरह की बात उसमें कही गई कि यदि वो लोग नहीं आते तो अकेले हम अधिवेशन प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद अगले दिन आप देखिए 3 पादरी जो थे वो इस तीसरे वर्ग के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हम बुद्धिमानी की मशाल के इस प्रकाश में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने भाइयों के साथ सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जब 3 पादरियों का प्रवेश हुआ और इस तरह से उन्होंने अपने कथन प्रस्तुत किए तो उसका तीसरे वर्ग के द्वारा शानदार स्वागत किया गया। अगले दिन पुनः 9 पादरी और आकर इस तीसरे वर्ग में सम्मिलित हो गए। इस तरह से आप देखिए ये जो पादरियों का तीसरे वर्ग में सम्मिलित होना था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तीसरे वर्ग की विजय को निश्चित करने का शुरुआत या निश्चित करने की शुरुआत यहाँ से हम मान सकते हैं जब कुछ पादरियों की अंतरात्मा को जगाने का कार्य इस तीसरे वर्ग के द्वारा किया गया था। इसके बाद आप देखिए 17 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, ये याद रखिएगा डेट 17 जून को इस तीसरे वर्ग ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिसे हम एक साहसिक कदम भी इस तीसरे वर्ग का कह सकते हैं, अपने आप को इन्होंने राष्ट्रीय महासभा या नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इस तरह से ये जो प्रगति थी तीसरे वर्ग की वो निरंतर अग्रसर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही थी। फिर इसके बाद आप देखिए हम बात करते हैं 19 जून को स्थिति क्या बनी कि कुछ पादरियों में गंभीर वाद विवाद हुआ और गंभीर वाद विवाद के बाद इन्होंने सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित होने की बात को स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा आता है टेनिस कोड की शपथ। आप देखिए टेनिस कोड की शपथ क्या थी। 20 जून को कुलीनों और प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें के द्वारा जो तीसरे वर्ग का सभा भवन था यानी तीसरा वर्ग जहां पर अपनी सभाएं या बैठकें किया करता था उस पर ताला लगवा दिया, क्योंकि इस दिन ये तीसरे वर्ग के द्वारा अपनी बैठक की जानी थी, ये निश्चित हो चुका था। तो जब कुलीनों का और विशेषाधिकार वर्ग जो था इन समस्त लोगों का जब उस पर दबाव पड़ने लगा लुई 16वें पर तो उसने इस सभा भवन को ताला लगवा दिया। उसको ये लगा कि शायद तीसरे वर्ग के पास जब स्थान उपलब्ध नहीं होगा तो संभव है कुछ समय के लिए उनका ये अधिवेशन या उनकी ये बैठक जो है वो टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इस समय ये तीसरा वर्ग किसी भी रूप में किसी भी समस्या के या किसी भी बाधा के समक्ष झुकने को तैयार नहीं था और यही कारण है मीराडो और आबे साइज इन दोनों के कहने पर पास में ही एक बड़ा विशाल भवन था जहां पर टेनिस खेला जाता था और उस भवन
में जाकर के इन्होंने अपना ये अधिवेशन करना निश्चित करा। लेकिन इससे पूर्व में आप देखिए, जब अपने सभा भवन पर ये लोग गए तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि, तो उन्होंने पूछा कि ये ताला क्यों लगवाया गया है। तो सम्राट के 5 जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने कहा एक बहुत ही आवश्यक सामाजिक समारोह के लिए इस भवन की मरम्मत की जा रही है और इसलिए इसको ताला लगा दिया गया, अंदर मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन मीराबो और आबिसाइस के कहने पर पास में ही उन्होंने, जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस टेनिस कोर्ट पर अपना अधिवेशन किया और विश्व के इतिहास में इस घटना को ही टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। आप इसे अपने शब्दों में इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब तीसरे वर्ग के सभा भवन पर लुई 16वें के द्वारा ताला लगवा दिया गया, तो मीराबो और आबिसाइस के कहने पर या उनके सुझाव पर पास में ही स्थित टेनिस कोर्ट के भवन में तीसरे वर्ग को सभा करने या अधिवेशन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार आप देखिए, ये आपके अपने शब्द जो है इसको और सरल रूप में अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की, जो 23 जून को संयुक्त अधिवेशन हुआ। लुई 16वां जब तीसरे वर्ग के द्वारा अपने आप को जब राष्ट्रीय सभा महासभा घोषित कर दिया गया, तो लुई 16वां काफी आतंकित हुआ और अपने उसी टेरर को उसने प्रदर्शित किस रूप में किया। उसने 23 जून को तीनों सदनों की बैठकें बुलवाई और उसने ये घोषणा की कि तीनों सदन अपनी अलग अलग बैठकें करें। इस तरह का आदेश दे करके लुई 16वां जो था वो सभा भवन से चला गया। लुई 16वें की ये जो घोषणा थी, उसका ये आदेश था, ये प्रथम दोनों सदनों या प्रथम दोनों वर्गों के लिए बड़े उल्लास का समय था। वो काफी प्रसन्नचित हुए और लुई 16वें के जैसे ही सभा भवन से बाहर गया, उसके साथ साथ ये लोग भी कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि जो थे, विशेषाधिकार वर्ग जो था, वो भी वहां से पलायन कर गया और उनके चेहरों पर निसंदेह विजय का उल्लास दिखाई देने लगा था। अब पहले दोनों सदन चले गए, लेकिन जनसाधारण का प्रतिनिधित्व वर्ग जो था वो अभी भी वहीं गुमसुम बैठा रहा। स्थिति ये हो गई थी कि कुछ समय के लिए तीसरे वर्ग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या कदम उठाए। इसी समय आप देखिए, इस स्थिति में जो सरकारी उत्सवों का अध्यक्ष था फ्रांस के प्रशासन में, ब्रेजे, उसने आकर के इस तीसरे वर्ग से कहा, आप लोग राजा का आदेश सुन चुके हैं, श्रीमान जी की प्रार्थना है कि तीसरे सदन के प्रतिनिधि उठकर यहाँ से चले जाएं। अब स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। लोगों में उदासी का माहौल जो था वो और अधिक बढ़ गया था। लेकिन इस भयावह स्थिति को संभालने का काम किया था इस नाजुक क्षण में, आप देखिए, मीराबो के द्वारा लोगों में पुनः उत्साह का संचार किया गया और उसने बड़े धाड़ते हुए कहा कि जाओ और अपने स्वामी से कह दो, हम जनता की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं और संगीनों की नोक को छोड़कर कोई भी हमें यहाँ से हटा नहीं सकता। लुई 16वां, जैसा हम जानते, एक निर्बल शासक था। जब इस तरह की मीराबो के द्वारा बात की गई, तो उस राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इनके विरुद्ध संगीनों का इस्तेमाल कर सके। अंततः आप देखिएगा, 27 जून को तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति लुई 16वें के द्वारा दे दी गई। 23 जून में घटना घटित हुई थी और 27 जून यानी 4 दिन के बाद ही तीनों के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति स्वयं लुई 16वें के द्वारा दी गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा के कार्य। आप देखिए, ये जो राष्ट्रीय महासभा तृतीय सदन ने या तीसरे वर्ग ने अपने आप को घोषित किया था, अब इसका नाम परिवर्तित हो चुका था। इसका नाम अब संविधान सभा बन चुका था। इसका कारण क्या था कि इसका मुख्य उत्तरदायित्व या मुख्य कर्तव्य जो था वो था संविधान का निर्माण करना, और इसलिए अब इसे संविधान सभा के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद कुछ ऐसी
भड़काने वाली घटनाएं घटित हुई, जिससे माहौल जो था वो पुनः एक बार परिवर्तित हो गया। आप देखिए इधर लुई 16वें के ऊपर निरंतर कुलीनों का और रानी मारी अंतोनेट का दबाव जो था वो बढ़ता जा रहा था और राजा के लुई 16वें के द्वारा इन क्रांतिकारियों का भय जो है वो भी दिन पर दिन बढ़ रहा था। तो अब राजा ने इन कुलीनों और रानी के दबाव और अपने भय से अपने भय के कारण इन क्रांतिकारियों को, इन उपद्रवियों को, इन सुधारवादियों को समाप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने न केवल अपने देश के सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया, बल्कि उसके द्वारा भाड़े के सैनिक भी बाहर से बुलाए जाने लगे। 11 जुलाई को आप देखिए अर्थ मंत्री नेकर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्थ मंत्री नेकर और उसके सहयोगियों को उनके पद से हटा दिया गया। जब इस तरह का फेरबदल किया गया, क्योंकि इस समय आप देखिए नेकर जो था वो पूरी तरह से इन सुधारवादियों और क्रांतिकारियों का समर्थक बन चुका था और बहुत अधिक वो जनता में लोकप्रिय भी हो चुका था। जब अपने लोकप्रिय नेता की, अपने लोकप्रिय व्यक्ति की इस तरह से पदच्युति लुई 16वें के द्वारा की गई तो जनता में असंतोष और अधिक बढ़ गया और यही कारण है। फिर आप देखिए ऐसे समय में केमाइल देसमोला नामक एक क्रांतिकारी ने लोगों को और अधिक भड़काना शुरू कर दिया। उसने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि इस तरह की पदच्युति जो है वो निश्चित रूप से हम क्रांतिकारियों के लिए खतरे की घंटी है, यानी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और जिस प्रकार से बाहर से भाड़े के सैनिक बुलाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजा की शक्ति के समक्ष अभी हमारी शक्ति उतनी नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें। उसके लिए क्या आवश्यक है कि हमारी इस बिखरी हुई शक्ति को हम संगठित करें। और जब ये देसमोला के द्वारा इस तरह का आह्वान लोगों से किया गया तो लोग संगठित हुए और उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाने का बीड़ा भी उठाया और राष्ट्रीय संरक्षक दल राष्ट्रीय संरक्षक दल का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य था, मुख्य उद्देश्य था लोगों के अधिकार और उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना। और वो किससे था? राजा द्वारा नियुक्त जो सुरक्षा कर्मी और जो भाड़े के सैनिक उसके द्वारा मंगाए गए थे, उससे किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, इसलिए इस तरह से राष्ट्रीय संरक्षक दल जो है उसका गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं बस्तिये का पतन या बेस्टिल का पतन। अब देखिए बस्टिल या बेस्टिल क्या था? 14 जुलाई, ये आप और लिख लीजिएगा इसमें, 14 जुलाई 19 जुलाई को ये इसका बस्तिये या बेस्टिल का पतन हुआ था। ये पेरिस नगर के पूर्वी छोर पर स्थित एक किला था। यदि हम सैनिक दृष्टि से देखें तो इस किले का कोई महत्व नहीं था, लेकिन जितने भी कैदी होते थे उन कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था। तो ये किला जो था वो सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से या सैनिक उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ये एक जेल खाने के रूप में परिवर्तित हो चुका था। और यहाँ पर तरह तरह के यातनाएं जो हैं वो यहाँ के कैदियों को दी जाती थी। काफी बदनाम हो चुका था ये इस बात के लिए। तो आप देखिए कुछ यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने अपनी शक्ति का परिचय देने के उद्देश्य से इस बस्तिल पर अपना अधिकार स्थापित करने की योजना बनाई और काफी बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्रों के साथ वो वहां पहुंचे। घमासान लड़ाई हुई राजा के सैनिकों या सुरक्षा कर्मियों और इन क्रांतिकारियों के बीच और अंत में क्रांतिकारियों की विजय हुई। और इस विजय के बाद निश्चित रूप से उनका इस क्रांति के दौर में एक बहुत बड़ी विजय थी। उनका उत्साहवर्धन हुआ बस्तिल के पतन से। इस पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 14 जुलाई का ये जो दिन था वो
राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया। फिर आप देखिए फ्रांस 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने के बाद जो फ्रांस का बूर्बो वंश था उसका झंडा था सफेद रंग का, व्हाइट कलर का फ्लैग था। अब इसके स्थान पर आप देखिए जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फ्रांस के बूर्बो वंश के राष्ट्रीय ध्वज को हटा करके उसके स्थान पर लाल, सफेद और नीले रंग का एक नया तिरंगा झंडा अपना लिया, जो उनकी क्रांति का चिन्ह भी या उनकी क्रांति का प्रतीक भी बन गया। फिर आप देखिए इस तरह से ये घटनाक्रम था वो निरंतर आगे बढ़ता गया और क्रांति की जो लहर थी वो फ्रांस के अन्य भागों में भी धीरे धीरे पहुंचने लगी। कई म्यूनिसिपल सरकारें जो थी उनका निर्माण हो चुका था, कई सुरक्षा दल संगठित हो चुके थे। इस तरह से क्रांतिकारियों की विजय निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के कार्य। देखिए संविधान सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अपने प्रारंभिक समय में ही करना प्रारंभ कर दिया था। इसमें सबसे पहला है विशेषाधिकारों का अंत। विशेषाधिकारों का अंत। अब देखिए ये विशेषाधिकार किसको प्राप्त थे, भली भांति आप इस बात को जान चुके होंगे। पादरी और कुलीन वर्ग जो है वो इन विशेषाधिकारों का उपभोग किया करते थे और 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और जो पादरियों के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने सामंती विशेषाधिकारों का स्वेच्छा से त्याग कर दिया था। इसके साथ साथ आप देखिएगा जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी अपनी उपाधियों का परित्याग कर दिया था। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम संविधान सभा के द्वारा अपने प्रारंभिक दिनों में ही प्रारंभ कर दिए गए थे। फिर आप देखिएगा हिंसा का दौर प्रारंभ हो गया। यद्यपि आप देखिएगा संविधान सभा के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे विशेषाधिकारों का अंत करके, लेकिन अभी तक 4 अगस्त को ये जो सुधार कार्य किए गए थे संविधान सभा के द्वारा वो अभी तक राजा के द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए थे। तो जनता को ये महसूस होने लगा कहीं ऐसा नहीं है कि राजा क्योंकि अपने प्रयास निरंतर कर रहा है इस क्रांति को दबाने के लिए बाहर से भाड़े के सैनिक मंगा रहा है, तो अभी तक जो हमने मेहनत की है, जिस साहस का प्रदर्शन हमने किया है, जितना बलिदान हमने दिया है, कहीं उस सब पर पानी ना फिर जाए। तो इसलिए लोगों के अंदर ये भ्रांति जो थी वो फैलती जा रही थी और इससे भयभीत होकर के फिर एक हिंसा का दौर जो है वो पुनः प्रारंभ हो गया। लेकिन बाद में राजा के द्वारा ये जो 4 अगस्त को प्रस्ताव पारित किए गए थे उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद आप देखिए इस हिंसा के दौर में 5 अक्टूबर को बहुत वर्षा के उपरांत भी हजारों की संख्या में फ्रांसीसी महिलाएं जो थी वो वर्साए पहुंची और उन्होंने एक नारा लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रोटी दो का नारा इन महिलाओं के द्वारा लगाया गया था। और 6 अक्टूबर को प्रातः एक बहुत भारी संख्या में जो भीड़ थी वो महल के तरफ बढ़ती गई और उन्होंने महल के फाटक को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, राजा के द्वारा द्वार पर जो रक्षक नियुक्त किए गए थे उन रक्षकों को भी उन्होंने मार भगाया और राजा और उसके परिवार को उन्होंने अपने उसमें शिकंजे में कस लिया। और अब उनका जो नारा था वो बदल गया। वो नारा था अब रोटी पकाने वाला यानी कि राजा यानी लुई 16वां, उसकी स्त्री और बच्चे हमारे बीच में है, अब हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए ये जो हिंसा का दौर था उस हिंसा के दौर में कहीं ना कहीं उस भय के कारण कि राजा उनकी क्रांति को न दबा दे, उनके बलिदान को व्यर्थ न कर दे, जनता जो थी वो पुनः एक बार संगठित हुई जिसमें महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राजा को वर्साई के स्थान पर राजा और उसके परिवार को ट्यूलरिज, इसको लिखिएगा ट्यूलरिज के महल में रखा गया।
मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। देखिए ये जो पूरी क्रांति है इसकी वास्तविकता क्या थी? ये क्रांति मानव अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष थी। फ्रांस की जनता जो है वो अपने व्यक्तिगत अधिकारों से उसको काफी दूर रखा गया था और उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों की प्रेरणा पा करके जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। अब उन्हीं अधिकारों की घोषणा की गई। 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों से संबंधित घोषणा की। अब वो घोषणा किस रूप में? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे उसको भाषण की स्वतंत्रता, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी संपत्ति की सुरक्षा संबंधी अधिकार जो है वो इस घोषणा पत्र के द्वारा, इस असेंबली के द्वारा प्रसारित किए गए। इस घोषणा में कुल 17 धाराएं थी और इन घोषणाओं पर या इन धाराओं पर कहीं ना कहीं हमें अमेरिकन संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है। ये उससे काफी प्रभावित थे। इसमें आप देखिए ग्रांट टेम्परले, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने लिखा है ये घोषणा क्रांति के उज्जवल रूप का परिचायक थी। यह घोषणा क्रांति के उज्जवल रूप का परिचायक थी। इसके बिना यह यूरोपीय इतिहास की इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। और निश्चित रूप से ये सही भी है। आप देखिए एक काफी लंबे समय से फ्रांस में जिस पुरातन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था, उस प्राचीन पुरातन व्यवस्था पर ये कुठाराघात था और कहीं ना कहीं ये लुई 16वें की दुर्बलता को भी सिद्ध किए जा रहा था। और इसको हम 19वीं सदी में का उदारता का चार्टर भी कह सकते हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो भी संविधान सभा के द्वारा किए गए। वो किस रूप में थे? जैसे आप देखिए सभी को समान अधिकार हो, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो शासन में कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, योग्यता के आधार पर ये अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए। फ्रांस के अंदर यहूदी और अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, तो धार्मिक सहिष्णुता जो है वो कार्य भी इस संविधान के द्वारा किए गए थे। सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के और धार्मिक अधिकार प्रदान किए जाएं, ये प्रयास भी इनके द्वारा किए गए थे। आज की क्लास में बस इतना ही हम करते हैं। अगली क्लास में इस टॉपिक को पुनः आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा चर्च संबंधी सुधार कार्य किए गए। अपना 1791 में नया संविधान तैयार किया गया और उस संविधान के तहत किस तरह से जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं थी उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के प्रयास संविधान सभा के द्वारा किए गए। तब तक आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें और कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो कृपया मुझे कांटेक्ट आप करें और इन फ्यूचर जब भी हम मिलेंगे तो अपने ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। Have a nice day to all of you.